नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हाउस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद जो मंत्रिमंडल में विभाग बांटे गए हैं उनमें एक अहम विभाग संस्कृति, पर्यटन और आध्यात्म विभाग मिला है इंदौर के महू सीट से विधायक उषा ठाकुर जी को। और अब वो इन अहम विभागों की जिम्मेदारी कैसे संभालेंगी, इन अहम विभागों में उनकी क्या योजनाएं रहेंगी, चर्चा करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश की नई कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। बहुत नमस्कार, धन्यवाद। दीदी, ये जो विभाग आपको मिले हैं, जब विभाग नहीं बटे थे, क्या मन में एक इच्छा थी कि इन विभागों में काम करने का आपको मौका मिले? विभागों का विषय तो ये है भाई कि संगठन जो भी काम देगा उसको बेहतर तरीके से करेंगे, पर ये जो विभाग मिला ये सचमुच मुझे आत्मिक प्रसन्नता हुई कि इतने पावन विभाग में काम करने का मौका मुझे संगठन ने दिया है। संस्कृति विभाग को लेकर अब क्या मन में प्लानिंग है, क्या योजनाएं हैं आपकी? पर्यटन को लेकर क्या खास विचार हैं अभी आपके मन में? बरसों बरस से अपना सपना था, वो मैं चाहती हूँ कि इस छोटे से कार्यकाल में हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ना लेकर कम लें पर उनको पूर्णता की ओर ले चलें। तो राम वनगमन पथ जो मध्य प्रदेश का एक सपना है उसको सबसे पहले पूरा करने के लिए जुट जाएंगे। और पूरे देश में सतयुग की एक ही नगरी है जाना पावकुट्टी, जो महू में है, भगवान परशुराम की जन्मस्थली। उसमें भी बेहतर आध्यात्मिक पर्यटन साधना का केंद्र बन सके, वो ऐसी योजना वहाँ के लिए तैयार करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अवार्ड कई मिले, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में अब एक तरीके से जो कोरोना काल आया उसमें पर्यटन पूरी तरह से ठप पड़ गया है और एक बड़ा हिस्सा उसका रोज़गार पर्यटन से जुड़ा हुआ है। इस विभाग में अब कोरोना काल के बाद आप क्या ऐसी योजनाएं लाएंगे या कौन से ऐसे कार्यक्रम होंगे आपके विभाग के कि ये एक तो क्षेत्र में फिर से बूम आए, और दूसरा कई राज्य हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उनके मुकाबले एमपी फिर भी पर्यटन के क्षेत्र में उस ऊंचाई पर नहीं आ पाए। इसको लेकर आप? एक तो इनका वर्चुअल प्रचार प्रसार खूब करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं टूरिज़्म की, तो वर्चुअल उनके प्रचार प्रसार को बढ़ाएंगे ताकि अभी कोविड से मुक्त होने के बाद भी सबको आते आते कम से कम 6 महीना तो लग ही जाएगा। इसके बाद उसके स्वरूप को भी चेंज करना पड़ा होगा। होम स्टे जैसी कोई बात करना पड़ेगी, रूरल टूरिज़्म डेवलप करना पड़ेगा कि सुरक्षा के साथ पूरा परिवार वहाँ निर्भीक होकर आनंद ले सके प्रकृति और परमात्मा का। ऐसी व्यवस्थाएं अवश्य करेंगे। लेकिन दीदी, तब तक एक बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं वो लोग जो सीधे पर्यटन से जुड़े हुए थे, जिनका रोज़गार परिवार प्रभावित हुआ, क्या उनके लिए आप कोई कोशिश करेंगी कि उनको फौरी तौर पर कोई मदद मिले? निश्चित रूप से उनके लिए कोशिश करना ही होगी। वो लोग मिले भी थे कल मुझसे आकर के। अब वो संविदा पे थे और उनको कुल 9,500 रुपये मिलते थे। यदि वो भी आधे हो जाएं तो कलेक्टर रेट से भी कम उनका वेतन हो जाएगा, और ऐसे में तो दाल रोटी जुटाना भी मुश्किल होगा। तो कल विभाग के साथ बैठ के कोई रास्ता उसका निकालेंगे। अभी सबसे पहले गणेश उत्सव आ रहा है, हम कोई साइट, कोई पोर्टल बनाकर पूरे प्रदेश के मठ मंदिरों में एक समय निर्धारित करेंगे और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ एक समय पर हो, इस बात के लिए हर व्यक्ति को प्रेरित करेंगे। और नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ को लेकर कि कर्मकांड या पूजा यह अध्यात्म का एक प्रकार है, लेकिन सच्ची आध्यात्मिकता जो है वो मंत्रों के उच्चारण से, हमारी संपूर्ण वर्णमाला एक औषधि है। यदि उसका सस्वर पाठ करे तो दिल, दिमाग, वातावरण सब शुद्धातिशुद्ध होंगे और हर आदमी सफलता की ओर अग्रसर करेगा। क्योंकि जो राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे कि इस देश में राम तो हुए ही नहीं, वो राम वन गमन पथ का विकास कैसे कर सकते हैं? वो तो हमारे कार्यकाल में ही होना है। क्या इस कार्यकाल में ये पूरा हो पाएगा? प्राणपण से कोशिश तो यही करेंगे कि ये पूरा हो। केंद्र की भी मदद लेंगे, और जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं परम आदरणीय मेरे बड़े भाई प्रहलाद पटेल जी, उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगी कि आइए कम से कम ये एक प्रोजेक्ट तो हम मध्य प्रदेश का पूरा कर लें।
आज हम लिस्ट देख रहे थे तो सबसे कम बजट जो है वो आपके विभाग का है, करीब 211 करोड़। तो इसको लेकर थोड़ी सी मन में निराशा तो नहीं, या इसको बढ़वाने की आप कोशिश करेंगे, या इतने बजट में कैसे काम हो पाएगा? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जन जागरण समाज परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा बजट की कोई आवश्यकता होती नहीं। मैं तो इतना भी साहस रखती हूँ कि कोई मुझे बिना बजट का भी विभाग देता तो मैं जन जागरण करके उसे इतना समृद्ध करती कि अपने कार्यकाल को भी सार्थक करती और प्रदेश की जनता को भी बड़ा आनंद आता। जितना बजट है और आवश्यकता पड़ने पर उसमें बहुत बढ़ोतरी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान संस्कृति के प्रति उनका अथाह लगाव है। उन्होंने श्रीलंका में माँ सीता का मंदिर निर्माण शुरू करवाया। उन्होंने तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए 211 करोड़ के अलावा 300 करोड़ विभाग को दिए थे, और मुझे लगता है कि हम जब जिस अच्छे कार्य के लिए उनसे मांग करेंगे उससे कुछ अधिक ही वो हमको देंगे, ये मेरा भरोसा है। थोड़े राजनीतिक सवाल, बहुत नाम थे इंदौर से मंत्री बनने के लिए, लेकिन उनमें उषा दीदी का नाम आना, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो साथी विधायकों को है और संगठन को है, क्योंकि सभी बराबर की योग्यता रखते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं होता, पर जिम्मेदारियां तो कुछ हैं, चुनी हुई हैं। ऐसे में संगठन ने जिसको जो काम दिया, हमारे यहाँ सब परिवार भाव से उस काम में जुट जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि महू चुनाव जिताने के लिए उन्होंने भी पैसा खर्च किया था, इसको लेकर कांग्रेस ने इशू भी बनाया। क्या आपको लगता है कि इस तरह की बातें, अगर ठीक है पैसे से न सही और किसी तरह से आपको जीत में मदद दिलाई हो, वैसे ये भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपको कोई ऐसी मदद मिली थी, और या फिर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती। आपने चुनाव के पहले कुछ ऐसी बातें कही थी बीजेपी महासचिव को लेकर के कि आपको हराने के लिए महू भेजा गया, क्या वो बातें याद करना चाहेंगे? मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, और संगठन जहाँ जब जो आदेश देता है हर कार्य गया था कि षड्यंत्र के तहत आपको वहाँ भेजा गया महू, ये भी कभी नहीं कहा। जो खटास थी क्या वो दूर हो गई? वो माननीय राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे बड़े भाई हैं। खटास दूर हुई या नहीं? ये तो आप लोग पत्रकार लोग ज़्यादा उलझा देते हैं बातों को। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है। परिवार में खटपट होते रहती है। अच्छा, एक सवाल और, आज पवैया जी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं का जो हक है, जो उनके हिस्से का प्यार था, वो कांग्रेस से आए नेताओं में बांटा जा रहा है। परिवार का विस्तार हुआ है और करना पड़ा है, तो ये सब भी अनिवार्य होगा। लेकिन इससे जो आपका बीजेपी का ज़मीनी कार्यकर्ता था, क्या वो नाराज़ या उदास निराश नहीं है? हमारा कार्यकर्ता विचारधारा को समर्पित है। वो निजी स्वार्थ को और खुद की मनमर्जी को बहुत पीछे रखता है, राष्ट्र को ही सर्वोपरि रखता है। मैं अपने कैमरामैन योगेश से कहूँगा कि ज़रा तस्वीरें दिखाएं। ये उषा दीदी का भी विधायक विश्राम गृह का क्वार्टर है, और वहाँ पर आप देखिए, आपको स्वामी विवेकानंद दिख जाएंगे, आपको वीडी सावरकर दिखेंगे, आपको चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर दिखेगी, आपको सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर दिखेगी। तो ये ख़ास बात है कि जो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और संस्कृति और अपनी जड़ों से जो जुड़ी शख्सियत हैं उषा दीदी, उनको एक बहुत मुझे लगता है आपके जो छवि, आपके हिसाब से आपको ये विभाग शायद दिया है। जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि इतने पावन विभाग में काम करने का मौका मुझे मिला है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश की जनता का। दीदी, आपको बहुत शुभकामनाएं न्यूज़ हाउस की ओर से कि जो कीर्तिमान और जो मध्य प्रदेश का नाम अब तक रोशन करती आई है आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार, उसी काम को आप इसी तरह से आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये हैं उषा ठाकुर जी, मध्य प्रदेश की नई संस्कृति पर्यटन मंत्री, जिन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा हम प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट लेंगे उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। और जो उषा दीदी की कार्यशैली के बारे में करीब से जानते हैं, उनको वाकई भरोसा भी होगा कि उषा दीदी जो कहती हैं वो करके दिखाती है। और बड़े मुश्किल हालातों में उन्होंने कठिन सीटों पर भी विजय प्राप्त की है। जब उनको पार्टी ने जो चुनौती दी, जो जिम्मेदारी दी, उसे उन्होंने पूरा करके दिखाया भी है और निभाया भी है।
और उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश संस्कृति और पर्यटन और अध्यात्म के मामले में एक बार फिर नई ऊंचाइयों को छुएगा। कैमरामैन योगेश के साथ द न्यूज़ हाउस के लिए दीपेश जैन।